अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कबूतरों के वायरस के मुतालिक है। क्या क्या अलामतें होती हैं और इस वायरस की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये वायरस स्टार्ट हुआ है और क्या क्या इफ़ेक्ट्स है, क्या क्या इलाज है, आज वो हम सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह। इस वायरस को पैरामिक्सू वायरस कहते हैं। Are you all my personal dreams? ये वायरस पिजन्स और डाउ में ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। Everything you know is in your mind. ये वायरस न्यूकासल डिजीज़ जो कि पोल्ट्री वगैरह में होता है उसी का ये बीमार है। कबूतरों में ज़्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कबूतर खुले खुले रहने चाहिए। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये एक हमारे जावेद भाई के कबूतर हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर हैं, मगर इनमें ज़्यादा गैदरिंग है। उन्नीस 1970 ईस्वी मिडल ईस्ट इराक में इसको पहली बार इस वायरस को देखा गया। Are you all my personal dreams? ये जो वायरस है ये बुनियादी मुर्गों से कन्वर्ट होके कबूतरों में आया। बुनियादी ये वायरस पहले मुर्गों में हुआ करता था। ये वायरस बहुत तेजी से इराक में फैल गया। पूरे इराक के परिंदे इसके झपेट में आ गए। हर तरफ वायरस ही वायरस था। पूरे इराक के परिंदे इफेक्ट हुए थे इस वायरस से। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से ये वायरस पूरे वर्ल्ड में चला गया। कबूतर एक जगह से दूसरी जगह जब चले गए, उससे ये वायरस बहुत तेजी से फैला। इवन कि जो कंटेंट्स थे, यानी कि जो फंक्शंस हुआ करते थे उस दौर में कबूतर परवरी के, अगर एक बंदा दूसरी जगह चला गया फंक्शन में, उससे भी ये वायरस बहुत तेज़ी से फैला। आप यूँ समझे जैसे कि कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला, इसी तरह ये वायरस भी इंसानों के साथ साथ दूसरे यानी मुल्कों में फैल गया। 1980 में ये यूरोप में आग की तरह फैला ये वायरस। फिर ये एशिया में भी पहुंच गया। तब से हम इस वायरस से आज तक जूझ रहे हैं।
2011 तक किसी को ये मालूम ही नहीं था कि जो डिजीज़ पोल्ट्री में हुआ करती थी वो पिजन्स में दाखिल हो चुकी है। जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने अपने अपनी हुकूमतों से रिक्वेस्ट की कि इलीगली पिजन्स को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजा जाए, ना कि अंडों को भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि अंडों में भी ये वायरस हुआ करता था। इस वक्त भी अगर किसी जगह वायरस आता है तो ये अंडों में भी चला जाता है। इंडिया ने भी इस पे बैन लगाई थी। अभी तक बैन है बाहर से परिंदे आने की और यहाँ से बाहर परिंदे जाने की। ना अंडे जा सकते हैं ना परिंदे ही जा सकते हैं। पाकिस्तान में ये बैन नहीं है। बुनियाद इसकी यही थी, जहाँ पे भी यानी कि अंडों के बच्चे निकलते थे उनमें भी ये वायरस देखा गया। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ये पिजन की ड्रॉपिंग, छींक और वुंडिंग से फैलता है। ये जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं ये भी मदद करते हैं इस इन्फेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। और जो दोस्त एक लॉफ्ट से दूसरे लॉफ्ट में चले जाते हैं उससे भी ये वायरस फैलता है। अगर हम कभी किसी दड़वी में चले जाते हैं तो हमें चाहिए हाथों में ग्लव्स लगाना, अपने जो जूते हमने पहने हुए होते हैं उनको पॉलीथीन लगाना, फिर हम दड़वी में जा सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, जूते पहने होते हैं उनसे ये जो वायरस है आ सकता है। जो हमने कपड़े पहने हुए होते हैं उनसे भी ये वायरस आसानी से हमारे परिंदों में आ सकता है। हमें कभी भी दड़वियों में यानी कि ग्लव्स के बगैर परिंदों को नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ से इजीली ये वायरस आपके घर पहुँच सकता है। जब भी आप घर वापस चले जाएं तो कोशिश करें पहले अच्छी तरह से अपने हाथ धोएं और जो जूते हैं वो स्पेशली ना लेके चले जाए अपने परिंदों के पास, उससे यह वायरस इजीली फैल सकता है। कबूतरों में ज़्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। इस वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं, परिंदा अपने सिर को हिलाता रहता है और इसकी जो गर्दन है पूरी टेढ़ी। इस परिंदे को आप देख लीजिए, ज़मीन की तरफ इसकी गर्दन आ जाती है और कभी कभी परिंदा पूरा पैरालाइज हो जाता है। अगर आपको ये महसूस होता है अपने परिंदों में ये वायरस आ चुका है तो हमें किसी वेटरनरी डॉक्टर से कंसल्ट करके उससे राय हासिल करनी चाहिए और वो जो भी मेडिसिन्स आपको रिकमेंड करेगा वही इस्तेमाल करनी चाहिए। बेहतर है हमें कोई परिंदों का जो डॉक्टर है उससे कंसल्टेशन करनी चाहिए, वही इस डिजीज़ का सही इलाज बता सकता है। देखा गया है जब भी ये वायरस किसी खुडे में आता है, जो वहाँ के जो बच्चे होते हैं या यंग बर्ड्स होते हैं
جنہوں نے ابھی 10 پر صاف نہیں کیے ہوتے ان کی جو مورٹلٹی ریٹ ہے وہ 100% ہوتی ہے، سب مر جاتے ہیں۔ اور جو بڑے پرندے بھی ہوتے ہیں ان کی جو بھی مورٹلٹی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جس کو یہ وائرس لگ جاتا ہے آلموسٹ وہ زندہ نہیں رہ پاتا ہے۔ اگر کوئی زندہ رہتا ہے تو کم سے کم 1 مہینہ 6 مہینے تک اس کا ایفیکٹ رہتا ہے۔ اگر کوئی پرندہ ٹھیک بھی ہوتا ہے تو 6 مہینے تک کنٹینیو اس کے ساتھ یہ وائرس لگا رہتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی علاج اس کا ابھی تک نہیں پایا گیا ہے۔ ہاں ریکمنڈ کیا گیا ہے تو پریونشن، کچھ احتیاط کیے جاتے ہیں، اور جو ویکسینیشن ہے وہ اس کا بہترین حل ہے۔ مگر ویکسینیشن پہلے ہی ہم جب بھی پرندے سست ہو صحت مند ہوتے ہیں تبھی ہم اپنے پرندوں کو ویکسینیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت ہم ویکسینیشن کریں تو ہمارے پرندے اس سے بچ سکتے ہیں۔ جب یہ وائرس آتا ہے پھر بہت مشکل ہوتا ہے، آپ یوں سمجھیں ناممکن سا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے پہلے ہی ویکسینیشن کرنی چاہیے۔ اگر کسی پرندے کو یہ ہوتا ہے وائرس، خالی اس کا بچاؤ ہوتا ہے، اس کو پہلے جو 2-4 دن ہے ہینڈ فیڈنگ دینی چاہیے، اس سے یہ ریکور ہو سکتا ہے۔ یہ جو وائرس ہے اس کا بچاؤ بہترین نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے پرندوں کو اچھی غذائیں دینا، صحت مند غذائیں دینا، وہی اس کا بہترین حل ہے، اور ویکسینیشن اس کا بہترین حل ہے۔ اگر آپ کے پرندے صحت مند رہتے ہیں، ان کا امیون سسٹم اچھا رہتا ہے، تبھی وہ کسی بھی وائرس سے لڑ سکتے ہیں۔ اگر وائرس کبھی کبھی آتا بھی ہے ان میں تو وہ ایزیلی اس سے لڑ سکتے ہیں۔ آپ وائلڈ برڈز کو دیکھ لیجئے، ان کو اچھی غذائیں ملتی ہے، تبھی وہ ان پہ زیادہ اثر نہیں رہتا ہے۔ جو ہمارے پرندے ہوتے ہیں ان کو اتنی اچھی غذائیں نہیں ملتی ہیں۔ جو اگلے ہفتے ہماری نئی آنے والی ویڈیو ہوگی اس میں ہم یہ بتائیں گے کبوتروں کا جو ویکسین ہوتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے، اور اس ویکسین کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ نئی جو ویڈیو ہوگی وہ اسی پہ ہوگی انشاءاللہ۔ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تھینک یو۔